यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में कृषि एवं कृषि को प्रभावित करने वाला कारक से संबंधित आपको इसमें देखना है। तो कृषि क्या है, यानी कृषि वैसे सामान्यतः भारत ही नहीं विश्व में अधिकांश लोगों के व्यवसाय के रूप में कृषि को किया जाता है। तो इसमें जो है कृषि क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो कृषि एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मानव साधारण से लेकर अत्यंत जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग करता है। इसमें साधारण से लेकर के अत्यंत जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग वो करता है अपने लाभ के लिए। जिसका उपयोग क्यों करता है? अपने लाभ के लिए करता है। यानी इसके अंतर्गत क्या है, भूमि से खाद्यान्न और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करता है। इन सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि के अंतर्गत फलोत्पादन, वृक्षारोपण, घासें तथा दाल वाली फसलें पैदा करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना भी आता है। यानी इसमें केवल फसलों को मुख्य जो खाद्यान्न या अन्य व्यावसायिक फसलों को उत्पादन करना ही नहीं है, इसके अंतर्गत क्या है, फलोत्पादन भी आ जाता है, वृक्षारोपण भी आ जाता है, घासें और दाल वाली फसलें पैदा करना, साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन या मछली पकड़ना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कृषि क्रिया इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार मानव अपना वातावरण अपने अनुकूल बनाता है। ये मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है। यानी कृषि क्रिया में मुख्य रूप से क्या है, यानी वातावरण को अपने अनुकूल मानव द्वारा बनाना इसमें सम्मिलित है। यानी कृषि का मुख्य उद्देश्य मानव के लिए भोजन और कच्चे माल का उत्पादन करना है। अब है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। यानी कृषि को अनेक बातें प्रभावित करती हैं जिसके अंतर्गत भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य घटक भी आते हैं। जिसमें पहला जो कारक है वो भौतिक जो कारक हैं। यानी भौतिक कारक जो है उस भौतिक कारक के कारण कृषि किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। यानी सबसे पहले क्या है, कोई भी जो व्यक्ति होगा, जो लोग होंगे, मानव होगा, वो कहाँ पे कृषि करेगा? धरातल के ऊपर। तो धरातल जो है जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी जो है, मिट्टी वहाँ की कैसी उपजाऊ है या नहीं है, यानी वहाँ पे सिंचाई यानी जो जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि नहीं मिट्टी में। बिना पर्याप्त मात्रा में मौजूद जल के फसलों का या किसी का उत्पादन असंभवता है। ठीक है, इसलिए क्या है, यानी भौतिक जो घटक हैं जिसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें मिट्टी है, जलवायु है, वर्षा है, तापमान है आदि कारक जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो वो क्या है, कृषि को प्रभावित करते हैं। तो यानी इसके अंतर्गत कृषि पर प्रभाव डालने वाले घटक भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, तापमान, वर्षा की मात्रा है। इनमें से कई घटकों में मानव ने प्रयास से परिवर्तन किए हैं। यानी इनमें से भी कुछ घटकों में परिवर्तन मानव द्वारा किए गए हैं क्योंकि तकनीकी विकास के कारण वो कुछ क्षेत्र तक क्या है वर्षा भी कर सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी विकास के कारण जिन भूभागों में जल का अभाव पाया जाता है वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध किए गए हैं। जहाँ मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई है वहाँ खाद आदि देकर उन्हें पुनः उर्वर किया गया है। किंतु जिन क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं हो पाया है वहाँ उसने कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया है। जैसे अत्यंत शीत प्रदेशों में शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार किया है। अनेक क्षेत्रों में रोगों और कीड़ों से मुक्त बीजों का प्रयोग कर उत्तम फसलें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अब है दूसरा जो है इसमें जैसे अपन देखें तो वो जलवायु जो इसमें अपन भौतिक घटक में देखें हैं। ठीक है, तो जलवायु यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी के अनुरूप मानव जो है वो फसलों का उत्पादन वहाँ पे कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा जो तापमान वाली जो फसलें जो रहती हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा तापमान होगा तो वहीं पे बो सकते हैं। बाकी ठंडे प्रदेशों में उसका पैदावार सामान्यतः नहीं कर सकते हैं। और इसलिए क्या है, उस जो फसल बोने और काटने तक में जो उचित जो भौतिक जो तापमान जो दशाएं हैं उन दशाओं के अनुरूप ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो कृषि कार्यों पर सबसे अधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। पौधों के बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उससे कम तापमान पर अंकुर निकलना संभव नहीं होता है। साधारणतः जिन भूभागों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है वहाँ खेती नहीं की जा सकती। जिन भूभागों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड
या सेल्सियस से कम मिलता है वहाँ खेती नहीं की जा सकती है। पौधे गर्मी में ही बढ़ते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता होती हैं उच्च अक्षांशों में। वैसे ये जो तापमान जो दे रखा है, जहाँ तक मेरा मानना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की जगह यहाँ पे अधिक मिलता है, ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ तक मुझे लगता है गलत है, क्योंकि इतने ज़्यादा तापमान से तो फसलों का उत्पादन असंभव है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है वहाँ खेती नहीं की जा सकती है, जो लिखा है जहाँ तक ये गलत है, ठीक है। यानी कम होते हैं वहीं पे फसलों की खेती की जा सकती है। उच्च अक्षांशों में गर्म ऋतु छोटी होती हैं, किंतु दिन की लंबाई अधिक होने से गर्मी की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध हो जाती है। निम्न अक्षांशों में जहाँ ठंडी ऋतु कठोर नहीं होती है वहाँ वर्ष भर ही कृषि कार्य चलता रहता है। यह वर्षा की मात्रा के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और फसलों के उत्पादन पर वर्षा की मात्रा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। उच्च अक्षांशों में गर्मियों में अधिक कठोर नहीं होती हैं, गर्मियाँ अधिक कठोर नहीं होती हैं और गर्मियाँ अधिक कठोर नहीं होती हैं, तो वहाँ पे जो है कृषि गर्मियाँ अधिक कठोर नहीं होती हैं, तो वहाँ पर कृषि करना भी असंभव सा है। और निम्न अक्षांशों में क्या कठोर नहीं होती, तो वहाँ वर्ष भर ही कृषि कार्य चलता रहता है और जहाँ वर्षा की मात्रा के अनुसार परिवर्तन भी इसमें देखने को अपने को मिलता है। तो फसलों के उत्पादन पर वर्षा की मात्रा का भारी प्रभाव पड़ता है, जो अपने को ध्यान रखना है। और उच्च अक्षांशों में गर्मियाँ अधिक कठोर नहीं होती हैं, अतः पौधों से नमी की मात्रा भाप बनकर नहीं उड़ पाती है और न ही वायु इतनी सूखी होती है कि वहाँ पौधों को नमी की सुखा सके। अतः शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में उष्ण कटिबंधीय भागों की अपेक्षा फसलों को कम मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती हैं, ठीक है। साधारणतः शीतोष्ण प्रदेशों में फसलों के लिए कम से कम 25 से 50 सेंटीमीटर पर्याप्त मानी जाती है। साधारणतः क्या है, शीतोष्ण प्रदेशों में फसलों के लिए कम से कम 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है, जबकि उष्ण प्रदेशों में 70 से 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है तो जल क्या है वाष्प बन करके उड़ जाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या है वर्षा की मात्रा अधिक चाहिए, यानी 70 से 1000 सेंटीमीटर, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में ये 25 से 50 सेंटीमीटर ही वर्षा की पर्याप्त मात्रा मानी जाती है। अमेरिका तथा रूस में ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर आवश्यक नमी मिल जाती है, जो खेती के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। दूसरा जो कारक है इसमें है वो भूमि की प्रकृति। भूमि की जो प्रकृति है यानी नेचर ऑफ लैंड। खेती उन्हीं भूभागों में की जाती है जहाँ हल चलाने के लिए समतल भूमि होती है, यानी सामान्यतः अपन देखते हैं अधिकांश जो क्षेत्र जहाँ समतल भूभाग होता है वहीं पर कृषि की जाती है, ठीक है। कुछ हद तक जैसे सीढ़ीदार खेत बना करके पहाड़ी क्षेत्रों में फसलें उत्पादन किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम क्षेत्रफल पर ऐसा किया जाता है, ठीक है। यानी समतल होनी चाहिए। ऐसे बागों में यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है तथा फसलों को ढोने की सुविधाएं भी मिलती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी सुविधा रहती हैं। वस्तुतः नदी घाटियों में, पहाड़ी ढालों पर, उपजाऊ समतल बागों में और समुद्र तटीय मैदानों में ही कृषि की जाती हैं। जहाँ पर जनसंख्या का भार अधिक होता है तो खेती पहाड़ी ढालों पर भी भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों या सीढ़ियों के आकार में खेत काट करके की जाती है, यानी सीढ़ीदार कृषि। इससे पहाड़ी ढाल हजारों मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और अधिक से अधिक 45 डिग्री के ढाल, ये अपने को ध्यान रखना है, कितना 45 डिग्री के ढाल, ठीक है, ढालों पर सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। तीसरा जो बिंदु है भौतिक दिशाओं में, यानी फर्टाइल सॉइल। फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी का मिलना भी आवश्यक है। कम उपजाऊ भागों में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणिज यानी कृत्रिम खादों का उपयोग किया जाता है या प्राणिज तथा रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाया जाता है। विश्व में खेती की दृष्टि से काप, कच्छार और दोमट मिट्टियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी मिट्टियाँ सबसे उपयुक्त हैं। तो इसमें जो है वो काप, ठीक है, कच्छार और दोमट मिट्टियाँ सबसे उपयुक्त मानी जाती है कृषि की दृष्टि से, ठीक है।
सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बलुई, नमकीन या दलदली मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसी कारण मरुस्थलों में तथा नदियों में दलदली भागों में कृषि का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार अधिक वर्षा वाले भागों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति से धरातल में रिस जाने या बहकर चले जाने से खेती करना कठिन और व्यय साध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये हो गए अपने भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। ये आर्थिक कारक भी आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मानव क्या है, आर्थिक मानव हो गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें जिसको उत्पादन से उसको अधिक लाभ मिलता है, उन्हीं फसलों को प्रायोरिटी देता है या प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यानी आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इन घटनाओं में बाजारों की निकटता, यातायात के साधनों की उन्नति, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी और सरकारी नीतियों का भी स्थान इसके ऊपर रहता है। तो सबसे पहले जो है प्रमुख रूप से क्या है, बाजार की निकटता। बाजार की निकटता यानी जो भी फसल का उत्पादन करता है, तो वो जो उत्पादन है जल्दी से जल्दी वो जो है जहाँ पे उसका उपभोग क्षेत्र या मांग वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँचाना है, तो वो बाजार जो नज़दीक होगा तो उसको लागत कम आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो फसलों को अच्छे से उत्पादन उसका कर सकता है। ठीक है, यानी कोई क्षेत्र उपभोग के केंद्रों से कितनी दूर हैं, यह बात भी खेती को प्रभावित करती है। साग सब्जियां, शीघ्र नष्ट होने वाली फसल सामान्यतः घनी जनसंख्या के क्षेत्रों के निकट ही पैदा किए जाते हैं। यानी जैसे जो जल्दी जो खराब होने वाले जो फसलें हैं या दूध है, साग सब्जियां हैं, उनको क्या है, बाजार के निकट सामान्यतः पैदा किया जाता है ताकि वो कम से कम समय में उपभोक्ता तक पहुँचाई जा सके। उदाहरण के लिए जैसे अपन देखें तो किंतु खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चा माल दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और ब्रिटेन और क्षेत्र इंग्लैंड के लिए सब्जियां और फ्लोरिडा का दक्षिणी पूर्वी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी नगरों के लिए सब्जियां और फल का पैदा करते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इटली कपास की प्राप्ति भारत, पाकिस्तान, सूडान से करते हैं। यानी ये क्या है, भले यहाँ पे हो रहा है पैदावार, लेकिन उसको दीर्घ समयावधि में पहुंचाने पर भी उसको नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, ये कपास वगैरह जो है वो इंग्लैंड तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, कच्चा ऊन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पराग्वे से प्राप्त किया जाता है, जहां भेड़ें पालने के लिए उपयुक्त जलवायु संबंधी दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा है इसके आर्थिक कारक में, वो है यातायात के साधन। यानी यातायात के साधनों के द्वारा वर्तमान में क्या है, बहुत इनका विकास हो गया है। तो इससे क्या है, कम से कम जो है लागत में और अधिक से अधिक दूरी पर तीव्रगामी साधनों के विकास से मनुष्य जो है, मानव जो है, अपने कृषि उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है। और विश्व में जो आजकल जो है एक बहुत दूरी अब बहुत मायना नहीं रखती हैं, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चलने वाले साधन जिसमें एरोप्लेन द्वारा जो है, इसमें भी जो शीघ्र जो खराब होने वाले जो उत्पादन है उनको भी अल्प अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो यातायात के साधन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक ढंग से कृषि तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादन क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों में हो। शीत भंडारों की प्रगति हो जाने से हजारों किमी दूर पैदा किए गए अंडे, दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस, फल आदि शीघ्रता के साथ उपभोक्ता केंद्रों को पहुंचाए जा सकते हैं। यातायात की प्रगति होने से ही क्षेत्र विशेष में फसलों का विशिष्टीकरण संभव हो सका है। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फल, सूखे फल, ऑस्ट्रेलिया में मक्खन, दूध, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों का उत्पादन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब है तीसरा है श्रमिक पूर्ति। यानी कोई भी कार्य जो होगा, कृषि कार्य बिना श्रमिक के असंभव सा लगता है। ठीक है, क्योंकि कृषि यंत्रों को चलाने के लिए भी क्या है, यानी सामान्यतः क्या होता है, यानी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका भी। तो कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि आवश्यक है। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चावल और चाय की खेती की जाती है तथा ओशिनिया के द्वीपों में गन्ना और नारियल की खेती की जाती है। नारियल की खेती की जाती है। किंतु जहां मानव श्रम अधिक महंगा होता है वहां यंत्रों द्वारा खेती की जाती है। विशेषतः रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यहाँ पे मशीनीकृत ज़्यादा कृषि की जाती है। यानी विस्तृत कृषि फार्म है, तो वहाँ पे क्या है, यानी यंत्रों द्वारा सामान्यतः जुताई, कटाई, बुआई से लेके कार्य किए जाते हैं। चौथा जो है बिंदु आर्थिक कारक में पूंजी की उपलब्धता। यानी पूंजी की उपलब्धता, यानी बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिसमें क्या है,
यानी पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे यानी ये जो व्यापारिक कृषि में या फिर यंत्रों को खरीदने में या दवाई छिड़कने में भी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो नहीं करेंगे, वो जो नहीं होगी तो वो फसलें ख़राब भी हो सकती हैं, टाइम पे उनकी कटाई बुआई भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी पूंजी की भी बहुत महत्वता है। पूंजी की उपलब्धि भी कृषि के लिए आवश्यक तत्व हैं। पूंजी से ही उत्तम बीज, खाद और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग संभव है। मशीनों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक लाने और ले जाने के यातायात के साधन आदि को भी पूंजी के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। आवश्यकता रहती है पूंजी की। पढ़ने पर तथा संग्रहों में कृषि एकत्रित करने में भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। राजनीति, ये भी अब आजकल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आजकल क्या है, सरकार क्या है, कृषि भारत में अपन देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तो यानी कोई फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है तो वो लोग जहाँ ज़्यादा करेंगे उसकी पैदावार, ठीक है, और नहीं बढ़ाते हैं तो उसके प्रति लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो सरकारी नीतियाँ यानी पॉलिसी भी बहुत आवश्यक हैं, ये भी कृषि को प्रभावित करती हैं। किसी देश की सरकार की कृषि नीति भी कृषि क्षेत्र को घटाने बढ़ाने में सहायक होती है। भारत सरकार के समक्ष इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की समस्या के कारण पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे प्राथमिक यानी पंचवर्षीय योजना पहली जो है उसमें किया गया था। ठीक है, तो उससे क्या है, यानी कृषि प्रभावित होती हैं, यानी ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है और उसको सुविधाएं भी सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जब नई दुनिया के खाद्यान्नों ने यूरोपीय बाजार को पाट दिया तो विश्व इंग्लैंड की सरकार को कृषि के स्थान पर उद्योगों को विकसित करने की नीति को अपनाना पड़ा। फ्रांस और जर्मनी ने भी इस समस्या का समाधान संरक्षण कर या लगाकर किया। डेनमार्क ने स्वतंत्र व्यापार ही अपनाया। ठीक है, अपनाया आदि जो है, इस कारण से क्या है, वो ये जो कृषि सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं कृषि को। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी जब अधिक से अधिक गेहूं के उत्पादन के कारण ब्राज़ील में कहवा के कारण विश्व के बाजारों में मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हुई तो उनके मूल्य गिर गए। इसलिए इन देशों ने अपने करोड़ों टन फसल समुद्र में गर्भ में विलीन कर दी तथा उसे जला डाला। ये स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नारंगियों के अधिक उत्पादन हो जाने पर होती है। तो यानी ये भी नीतियाँ रहती हैं ताकि वो बाज़ार में कीमत कम होती हैं तो लोग जो हैं उसको कम पहुंचाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं ताकि मांग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सके, ताकि उसका उत्पादन यानी उसकी जो कीमत वो बढ़ जाएगी। तो उनको ये भी सरकारी नीतियाँ रहती हैं। यानी जैसे आयात निर्यात पे प्रतिबंध, ये भी आजकल जो है एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात कर वगैरह जो हैं उससे भी ये कृषि प्रभावित होती हैं। सामाजिक घटक, तीसरा जो महत्वपूर्ण जो घटक है इसमें सोशल फैक्टर यानी मानव की भोजन रुचि। अब कोई जो लोग जो हैं मांसाहारी हैं तो वहाँ पे जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बहुत कम भी हो तो भी हो सकता है, क्योंकि उनकी अन्य जो भोजन संबंधी जो आवश्यकता है वो अन्य वैकल्पिक से हो सकती है। ठीक है, तो रुचि कौन सी है मानवों की, वो भी कृषि को प्रभावित करती हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई भागों में जैसे जो है सामान्यतः देखें तो विश्व में क्या है, चावल का ज़्यादा मांग रहती हैं और चावल ज़्यादा खाते हैं। लेकिन कुछ जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या है गेहूं का उत्पादन होता है तो वहाँ पे गेहूं की मांग ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है। ठीक है, तो भोजन की जो रुचि है उस रुचि के अनुसार भी फसलों का उत्पादन होता है। यानी विभिन्न देशों और जलवायु प्रदेशों में मनुष्य की भोजन रुचि भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। मानसूनी देशों में चावल और मछली तथा दालें, शीतोष्ण प्रदेशों में दूध, मक्खन, रोटी, फल, तरकारियाँ और शराब आदि अधिक काम में ली जाती हैं। फलतः यहाँ इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चीन में तो चावल भोजन का मुख्य अनाज है, जबकि भारत में दक्षिण के पठार के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न ज्वार, बाजरा, सोरगम और उत्तरी भारत का क्या है, गेहूँ है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत में चावल है तो उत्तरी भारत में गेहूँ है। फ्रांसीसी कृषक जहाँ भी भूमि मिल जाती है वहाँ अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूँ बोना पसंद करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूरों की अधिकता होने के कारण शराब का रिवाज प्रचलित हुआ है। चीन तथा तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबी द्वारा मांस खाना वर्जित है, तो वहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी है मानव की भोजन की रुचि। अन्य कारक जिसमें आधुनिक कृषि को व्यापारिक चक्रों तथा युद्धों आदि का उतना ही भय रहता है जितना कि प्राचीन कृषि को अनुपस्थित जमींदारों, ओलों, बाढ़ों और अकालों का डर रहता था। इस प्रकार जो ये जो है फसलों को जो है कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं अपन ने देखे हैं।
धन्यवाद।